हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज की। हालांकि मैंने कई वीडियोस डाल रखे हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी लिंकेज को एलेबोरेट करते हुए वीडियो डाला था, लेकिन उसमें बच्चों की ये क्वेरी आई, सर आपने उसमें ये वाला जो अपना डायग्राम है इसको एलेबोरेट नहीं किया। तो बेसिकली इस डायग्राम को फोकस करके आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस डायग्राम में आपको ये जो इन्होंने दिखा रखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो यहाँ पे बच्चों को, कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। मेरा फोकस आज इस पे होगा, समझाना लिंकेज। हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ जैसा कि मैंने बोला, लेकिन फिर से एक बार लिंकेज को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट इसमें ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको दे रखी है PDF, इस PDF में ये वाली सब आपकी NCERT की लाइनें हैं। जो बोल्ड लैंग्वेज लिखी हुई है वो मेरे कुछ पॉइंट्स जोड़े हुए हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, तो वो चाहे तो आप अपनी NCERT में नोट कर लीजिएगा। लिंकेज को डिस्कवर किसने किया? बेटसन एंड पुनेट ने किया, स्वीट पी में किया। हालांकि इन्होंने टर्म लिंकेज नहीं क्वाइन किया था, टर्म लिंकेज क्वाइन किया थॉमस एंड मॉर्गन ने, और उन्होंने ही साइंटिफिकली प्रूव किया था लिंकेज को। लिंकेज इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, टर्म क्वाइन बाय मॉर्गन, और मॉर्गन ने ही लिंकेज टर्म दिया और लिंकेज को साइंटिफिकली प्रूव किया। बेटसन एंड पुनेट ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी के नाम से, कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी के नाम से। लिंकेज टर्म दिया मॉर्गन ने। तो बाकी ये आपकी बुक की लाइनें हैं जो आप पढ़ लेंगे और आप उसको कई बार समझ चुके हैं। थॉमस एंड मॉर्गन कौन थे? अमेरिकन जेनेटिक्स थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाते हैं, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, और इन्होंने किताब लिखी थ्योरी ऑफ जीन। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स याद रख लीजिएगा, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स याद रख लीजिएगा। लिंकेज टर्म क्वाइन किया, साइंटिफिकली प्रूव किया लिंकेज को, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन्होंने दिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इन्होंने समझाया, और लिंकेज मैकिंग पे भी इनका काम हुआ है। आगे चलिए, ये सब आप पढ़ ही चुके हैं, लिंकेज की हम लोग बात कर चुके हैं। तो बेसिकली लिंकेज है क्या? वो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, सेम क्रोमोसोम पे लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और उनका इनहेरिटेंस इन बल्क होता है, इकट्ठे एक साथ वो गैमीट में। भाई जीन्स अगर क्रोमोसोम पे है, आपका पेन आपने अपने दोस्त को दिया तो पेन के साथ पेन की कैप भी चली जाएगी। क्रोमोसोम आगे अगर गैमीट में जा रहा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, गैमीट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होगा और क्रोमोसोम गैमीट में जाएगा, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जितने भी क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम जैसे हम लोग की सोमैटिक सेल और जर्म सेल में है, जब गैमीट बनता है तो 23 क्रोमोसोम्स गैमीट में जाते हैं। ठीक है जी। क्रोमोसोम जब गैमीट में गया तो अपने ऊपर जितने भी जीन्स हैं उनको ले जाएगा, इसलिए ये जीन्स, लिंक जीन्स इकट्ठे एक साथ आगे चले जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते तो क्या रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा? रिकॉम्बिनेशन फिर भी होगा। देखिए, मेंडल ने जो दिया था राउंड येलो, अगर आपको याद हो, राउंड येलो, इसके जब गैमीट फॉर्मेशन हुए तो कैपिटल R एलील के साथ कैपिटल Y भी एकम्पनी कर सकता था, कैपिटल R के साथ लोअर केस y भी, लोअर केस y के साथ कैपिटल, लोअर केस R के साथ कैपिटल Y, और लोअर केस R के साथ लोअर केस y। ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे। क्यों बन रहे थे? क्योंकि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा था। एक पेयर फैक्टर का जिसका सेग्रीगेशन हो रहा है और जो गैमीट में जा रहा है, वो डिपेंड ये नहीं कर रहा कि उसके साथ दूसरे पेयर में से कौन सा उसके साथ कंपनी कर रहा। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों सॉर्ट आउट कर लिया था, क्यों देख लिया था? क्योंकि उन्होंने जो फैक्टर लिए थे, जो कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट के, वो कैरेक्टर के फैक्टर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे। हालांकि कुछ एक फैक्टर ऐसे भी हैं जो सेम क्रोमोसोम पे हैं, लेकिन इन्होंने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करी तो कॉम्बिनेशन वो नहीं लिया। अगर कॉम्बिनेशन वो वाला ले लेते तो इनको शायद लिंकेज देखने को मिलती। ठीक है जी। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जीन है। अब एक ही क्रोमोसोम पे अगर जीन है, मानिए ये सीड के शेप के लिए और सीड के कलर के लिए सेम क्रोमोसोम पे होता तो इनको लिंकेज देखने को मिल जाती। अब बात समझ में आई? यहाँ पे लिंकेज इसलिए देखने को मिली मॉर्गन को। कैसे पता लगा लिंकेज है? जब डेविएशन मिला एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो से। सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो था, उससे जब डेविएशन देखने को मिला तो इन्होंने समझ लिया कि भाई कुछ ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे, कुछ और केस है। और ये जानते थे, कौन? थॉमस एंड मॉर्गन जानते थे कि ये जीन्स जिसके लिए ये स्टडी कर रहे हैं, वो कैरेक्टर के जीन्स सेम क्रोमोसोम पे। जैसे कि ड्रोसोफिला के केस में आई के कलर के लिए जो जीन है और बॉडी कलर के लिए जो जीन है वो X क्रोमोसोम पे है, विंग साइज के लिए जो कुल जीन है वो X क्रोमोसोम पे है। मॉर्गन जानते थे कि वो जिन कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराने, वो क्रॉस
वो कैरेक्टर के जीन जो है सेम क्रोमोसोम पे है, तो मॉर्गन ने उसके लिए टर्म यूज़ किया लिंकेज। ठीक है जी। और मॉर्गन और कैसल ने लिंकेज की थ्योरी दी। तो लिंकेज की थ्योरी क्या कहती है ये देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज पे आइए। Morgan and Castle proposed the chromosomal theory of linkage. It states that linked gene occur in the same chromosome. Linked gene same chromosome पे होते हैं, same chromosome पे जो gene है वो linked genes होते हैं। Linked genes are present over the same chromosome in linear sequence. They have the tendency to maintain parental combination, और उनकी ये tendency होती है वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, जय वीरू की जोड़ी है। Strength of linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two. तो ये जीन यहाँ पे सिचुएटेड है, ए बी यहाँ पे सिचुएटेड है, तो इनके बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू हमारा पी क्यू कम होगी। जितनी ज़्यादा दूरी उतनी कम लिंकेज की स्ट्रेंथ, जितनी कम दूरी उतनी ज़्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा दूरी उतनी कम स्ट्रेंथ, जितनी कम दूरी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तो लिंक जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे है लिंकेज दिखा रहे हैं, और लिंकेज की स्ट्रेंथ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन। ये बातें कि इन्होंने दी लिंकेज थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी मॉर्गन एंड कैसल ने। तो ये मैंने बोला कि ये आपकी बुक एनसीईआरटी की लाइनें नहीं, थोड़ा सा आप इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। आइए आगे चलें। अब मैं इस चार्ट को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और ये आप जानते ही हैं कि मॉर्गन ने जब क्रॉस कराया, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बॉडी कलर और आई कलर। ये पहला जो क्रॉस है इसमें इन्होंने लिए दो कैरेक्टर, बॉडी कलर और आई का कलर। ठीक है जी। ये जो वाई और डब्ल्यू है ये बेसिकली जीन के लिए है कि येलो बॉडी कलर और वाइट आई कलर। येलो बॉडी कलर येलो, और ये जो डब्ल्यू लिखा है वाइट आई कलर। ये क्या है? ये है हमारी फीमेल ड्रोसोफिला। आप जानते हो ड्रोसोफिला में XX XY का कॉन्फ़िगरेशन है, जीनोटाइप है, जिसमें XX ऑटोसोम्स प्लस XX जीनोटाइप होगा, वो फीमेल है। तो ये फीमेल है, और बेसिकली ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम X क्रोमोसोम है। ये वाला हमारा मेल है, ये देखिए एक तो उसमें X क्रोमोसोम, और ये वाला Y क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है। तो ये हमारा हो गया मेल। और प्लस जो लिख दिया है इसके लिए मतलब निकल रहा वाइल्ड टर्म जो यूज़ करते हैं। वाइल्ड टर्म का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा कैरेक्टर जो पॉपुलेशन में बहुतायत में है, जो पॉपुलेशन में डोमिनेटिंग है, डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेट कैरेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड, या जिसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा अकरेंस है, तो डोमिनेंट की बहुत ज़्यादा अकरेंस होती है, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वाइल्ड। जहाँ जहाँ आपकी बुक में वाइल्ड टर्म आ रहा, वाइल्ड का मतलब है डोमिनेंट कैरेक्टर को डिनोट करना, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिनोट करना जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा हो, पॉपुलेशन में उस ऑर्गेनिज्म की अकरेंस ज़्यादा है, उनका रेशियो ज़्यादा है। ठीक है जी। तो पहले क्रॉस से ही डिस्कस करते हैं हम लोगों ने। ये वाला जो है डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा वाइल्ड, उसका इन्होंने लिया मेल लिया इन्होंने कौन सा? ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाले मेल का इन्होंने क्रॉस कराया येलो बॉडीड वाइट आई वाली फीमेल से। तो F1 जनरेशन में जो प्रोजीनी बनी। अब आपकी बुक की लाइनें क्या कह रही हैं, आइए वहाँ चलें, पहले बुक की लाइनें पढ़ें और फिर वापस यहाँ पे आता हूँ। देखिए ये आपकी बुक्स की लाइनें हैं। बुक की लाइनें कह रही हैं फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया ना, येलो बॉडीड वाइट आइड। येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल का इन्होंने क्रॉस कराया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से। ठीक है जी। उसके बाद जो F1 प्रोजीनी बनी, इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजीनी, और F1 प्रोजीनी का क्रॉस करा दिया। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हुआ ऑफ ईच अदर, एंड F2 रेशियो डेविएट वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्हेन टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट। जब दो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे तो उससे डेविएशन देखने को मिला। मॉर्गन और हिज ग्रुप, मॉर्गन उसके साथी जानते थे जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये जो जीन्स हैं कौन से? आई कलर के लिए और बॉडी कलर के लिए सेम जीन पे है। एंड सॉ क्विकली व्हेन टू जीन्स ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑन द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तब उन्होंने ये जाना कि पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अगर सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। मॉर्गन ने इस बात का श्रेय दिया कि उनके बीच में कुछ फिजिकल एसोसिएशन है, कुछ शारीरिक जुड़ाव है। किनके बीच में? जीन्स के बीच में। वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे, उसके लिए उसने टर्म यूज किया लिंकेज।
कड़ी लिंकेज की जुड़े हुए, एंड क्वाइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ओवर अ क्रोमोसोम ऑन अ क्रोमोसोम, एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और टर्म ऐसे जीन कॉम्बिनेशन के लिया जो नॉन पेरेंटल होगा, जैसे कि मानिए RRYY, सपोज यही वाला कैरेक्टर आप उठा लीजिए, तो R के साथ कैपिटल R के साथ कैपिटल Y था, लोअर केस R के साथ लोअर केस Y था, पेरेंटल में ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। और कैपिटल R के साथ अगर लोअर केस Y आ जाएगा या लोअर केस R के साथ कैपिटल Y आ जाएगा तो ये रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे, जो पेरेंट में नहीं था। Morgan and his group also found that when genes on the same chromosome, some genes very tightly linked। अब इन्होंने देखा कि कुछ जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड है, कुछ जीन्स इतने टाइटली लिंक नहीं है, लूजली लिंक्ड है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो जीन्स एक दूसरे के बहुत पास पास है वो टाइटली लिंक्ड जीन्स है। भाई जितनी ज़्यादा दूरी उतनी कम स्ट्रेंथ, तो जितनी ज़्यादा दूरी उतने लूजली लिंक्ड है, और जो पास पास है वो टाइटली लिंक्ड है। ठीक है जी, आगे चलिए। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट, अब दूसरे पे आ गए आप, कि यहाँ पे वाइट जो है, वाइट एंड येलो टाइटली लिंक्ड, बॉडी कलर आई कलर के लिए, एंड शोड 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग, जो दूसरा इसने क्रॉस कराया था उसमें इन्होंने आई कलर और विंग साइज को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया था। पहला जो क्रॉस कराया बॉडी कलर आई कलर कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, जो दूसरा क्रॉस कराया आई कलर और विंग साइज को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया। ठीक है जी, आइए अब आगे चलें। ये तो फ्रीक्वेंसी और ये सब आप रट लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रटन विद्या में तो तुम लोग माहिर हो, तो रट तो लोगे। लेकिन ये समझाने वाली बात यहाँ पे, समझने वाली बात कि इस डायग्राम को समझना कि ये डायग्राम बेसिकली है क्या और क्या दिखा रहा, और कुछ बातें आपके दिमाग में उलझन क्रिएट करती हैं, उन पे आ जाइए। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, ये यहाँ पे फीमेल, ये मेल। अब इसके गैमीट बनेंगे, तो गैमीट कितनी तरह के बनेंगे? एक ही तरह के गैमीट बनेंगे कि उसमें क्रोमोसोम क्या होगा, Y और W। और इसके जब गैमीट बनेंगे दो तरह के बनेंगे, दो तरह के, या तो कंटेनिंग X क्रोमोसोम Y+ और W+, या कंटेनिंग Y क्रोमोसोम। ठीक है जी। इस ऑर्गेनिज्म के गैमीट, भाई 100% गैमीट में आपका या तो ये क्रोमोसोम या ये। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर हो भी जाए तो कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है जो वो YW बियर कर रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्या? क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर का। अगर आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन याद हो तो मियोसिस सेल डिवीजन में या माइटोसिस सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में क्या होगा, आपकी इंटरफेस होगी और एम फेज होगी। इंटरफेस की एस फेज में, इंटरफेस की एस फेज में क्या होगा, इंटरफेस की एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होगा। डीएनए अपने को रेप्लिकेट करता है, तो डीएनए जब अपने को रेप्लिकेट करता है, अपनी रेप्लिका, अपनी प्रतिलिपि, अपनी कॉपी बना लेता है। जो इसके पास था फोटोकॉपी कर ली, आपके पास एक एनसीईआरटी थी, आपके मन में आया कि यार खो ना जाए, मैं दोबारा क्यों खरीदूं, इसकी फ़ोटोकॉपी करा लूं, आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली। या आपको पता है कि अब मेरे पास एक ऐसा बंदा आने जा रहा है, मेरे से जुड़ने जा रहा है, जिसको मुझे ये कॉपी देनी, तो आपने एक फ़ोटोकॉपी और कर ली और बाद में उसको फ़ोटोकॉपी दे दी ताकि आपके पास एनसीईआरटी की कॉपी बची रहे। ठीक है जी। तो डीएनए डिवीजन से, सेल डिवीजन से पहले डीएनए डुप्लीकेशन होता है इंटरफेस की एस फेज में। तो ये डीएनए का डुप्लीकेशन जो हो रहा है, ये हमारा डीएनए पे ए और बी जीन से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप एज्यूम कर लीजिए वही वाई और डब्ल्यू जीन। ए और बी जीन से एक्सप्लेन करने की ज़्यादा मेरे को आसानी समझ में आई, तो मैंने ए और बी से, मानो ये होमोजाइगस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं दो सेट होते हैं जीनोम के, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। तो एक में 1 से 23 तक सेट ह्यूमन बींग है, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो बनाएगा सिंगल जीनोम, और 1 से 23 तक दूसरा सेट वो बनाएगा आपका दूसरा जीनोम। एक जीनोम आपको आज मिला आपके मदर के गैमीट से, एक जीनोम आपको मिला आपके फादर के गैमीट से। ठीक है जी। ड्रोसोफिला पे आ जाते हैं। ड्रोसोफिला में भी यही है। ड्रोसोफिला में मान लीजिए AABB YW आप भूल जाइए, उसके ये 2 क्रोमोसोम है, होमोजाइगस कंडीशन है। समझाने की बात समझ लो बेटा। तो हुआ क्या, सेल डिवीजन से पहले एस फेज में इसने डुप्लीकेट किया, तो ये सीन हो गया डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का। अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। कुछ टर्म यहाँ पे आपको लगे हाथ सेल साइकिल से भी एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। क्रोमेटिड क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम
इज कॉल्ड क्रोमेटिड। डुप्लीकेट जब हो गया क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे कि ये हमारा क्रोमेटिड अटैच हो जाता है। तो ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? सेम नंबर का क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम बियरिंग द सेम जीन्स ओवर इट एंड शोइंग सेम बेंडिंग पैटर्न, सेम क्रोमोसोम जो है। तो एक हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी है ना क्रोमोसोम की, एक उसको उसके फादर से, एक उसको उसकी मदर से। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दूसरा। अब होमोलोगस क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो जाएगा सेल डिवीजन से पहले। तो ये दोनों क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए। अब इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने, उसने अपना टुकड़ा इसको दिया, इसने अपना टुकड़ा इसको दिया, लेकिन दोनों बियर तो सेम एलील कर रहे हैं ना। फर्क तो तब पड़ जाता है जब यहाँ पे ये हमने डोमिनेंट एलील उठाए। अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है या रिसेसिव एलील होते, तब थोड़ा सा नए रिकॉम्बिनेंट बन जाते, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या सीन है कि होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों पे ही डोमिनेंट एलील है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ भी तो भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और जब इसके गैमीट बनेंगे, अब ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। मियोसिस 2 में क्या होगा? स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर होगा, और ये क्रोमेटिड अलग अलग होके अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और जो डॉटर सेल बनने जा रही है उसके क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम भैया ये 4 हो गए, क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस में सिंगल सेल पेरेंटल सेल अल्टीमेटली गिव राइज टू 4 सेल, 1 से 2, 2 की 4। तो उसमें वही क्रोमोसोम गया जो उसके शुरू में था, AB, वही कंडीशन वाले गए। क्रॉसिंग ओवर होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगा तो उसके गैमीट में यही, उसके पास यही YW ऑप्शन है, YW आया। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, एक X है एक Y है। तो अलग अलग जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अब इसके गैमीट बना लीजिए। इसके गैमीट 2 तरह के बने, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कंटेनिंग Y+W+ और कंटेनिंग ये। इसके गैमीट एक तरह का, इसके गैमीट 2 तरह के। ठीक है जी, समझ में आई बात। अब इसका गैमीट, फीमेल का गैमीट जो Y और W है, उसका फ्यूजन इस वाले से हो जाए तो ये बनेगा F1 प्रोजीनी का मेल। और इसका दूसरा गैमीट, ये वाली आप अभी इस पर फोकस ना करो, एक क्रॉस को समझ लो। आप एक क्रॉस समझ जाओगे तो दूसरे क्रॉस का अपने आप बना लोगे, फिर मुझे उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसके 100% गैमीट बने फीमेल के, वो इसी तरह का बन रहा YW क्रोमोसोम वाला, X क्रोमोसोम वाला। ये फीमेल का गैमीट है। अब मेल का गैमीट, या मेल के गैमीट में या तो हमारा Y क्रोमोसोम का आउटकम ये है कि हमारी F1 जनरेशन की मेल बन गई, या उसका X। तो X पे क्या है? Y+ और W+ है। मेल का ऐसा गैमीट जिसके अंदर X क्रोमोसोम हो। X क्रोमोसोम की इधर हमने आपको आउटकम दिखाया है मेल ड्रोसोफिला का X, मेल का X क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमीट का फ्यूजन फीमेल के गैमीट के साथ, उसमें YW है। तो आउटकम क्या हुआ? फीमेल बनी। कैसी बनी, कैसा करेक्टर दिखाएगा? तो उसके पास देखिए जो कंडीशन है Y+W+, तो ये वाइल्ड टाइप की बनेगी। और इधर जो मेल बना वो कैसा बनेगा? रिसेसिव टाइप का बनेगा, क्योंकि ये Y क्रोमोसोम पे तो जीन है ही नहीं ये वाले बॉडी कलर आई कलर के लिए, तो ये रिसेसिव होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देंगे। तो ये कैसा बनेगा? रिसेसिव करेक्टर वाला, रिसेसिव करेक्टर शोइंग रिसेसिव टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो ये बन जाएगा आपका क्या? मेल। ठीक है जी, F1 जनरेशन के। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। तो F1 जनरेशन में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म बने, आइदर मेल और फीमेल। फीमेल कैसी होगी? वाइल्ड टाइप। ये देखिए F1 जनरेशन के दिखा दिए इसने। फीमेल बनी वाइल्ड टाइप, मतलब जितनी भी फीमेल बनी वाइल्ड टाइप बनी, और जितने भी मेल बने वो रिसेसिव टाइप बने। अब इसकी इसने क्रॉस कराई, इंटर क्रॉस कराया इसका, तो बेसिकली एक तरह से टेस्ट क्रॉस है। अब टेस्ट क्रॉस याद करो। टेस्ट क्रॉस क्या थी? जो मेंडल ने कराई थी। मेंडल ने जब F1 F2 जनरेशन के देखे थे टॉल प्लांट, मेंडल ने जब F2 जनरेशन के देखे थे टॉल प्लांट, तो टॉल प्लांट का जब उसने टेस्ट क्रॉस कराया था, तो बेसिकली वो टॉल प्लांट 2 तरह के थे, या तो आइदर होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल।
तो जब बाहर से आप किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप देखते हैं तब आप उसको ये नहीं बता सकते कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। यही जानने के लिए इसने टेस्ट क्रॉस कराई थी मेंडल ने। अब हम लोग मेंडल के टेस्ट क्रॉस को ध्यान कर लें तो उन्होंने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा, जब क्रॉस कराई तो उस क्रॉस के आउटकम से हम बता देंगे कि ये जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। बात समझ में आ रही है? टेस्ट क्रॉस याद कर लीजिए। टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 जनरेशन के टॉल प्लांट, मेंडल की बात कर लीजिए। F2 जनरेशन के टॉल प्लांट देखने में तो टॉल थे लेकिन वो एक ही जैसे कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि ये F2 जनरेशन के जब टॉल प्लांट को इसने सेल्फिंग कराई तो कुछ टॉल प्लांट ऐसे थे जिससे हमेशा टॉल बने और कुछ टॉल प्लांट ऐसे थे जिनसे 25% ड्रॉप प्लांट बन रहे थे। तो ये समझ गए कि इनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, फैक्टर की जोड़ी इनके अंदर अलग अलग है। वही जानने के लिए इन्होंने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट की। अब F2 जनरेशन का टॉल प्लांट या तो इस तरह का जीनोटाइप वाला होगा या इस तरह का जीनोटाइप वाला होगा, अननोन है। बाहर से फिजिकल अपीयरेंस दिख रही है आपको, जीनोटाइप थोड़ी ना दिख रहा। आप इसकी टेस्ट क्रॉस करा दीजिए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अगर तो अगली जनरेशन में 100% ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट कैरेक्टर वाले बन रहे हैं तो यहाँ पे आपको जीनोटाइप यही देना पड़ेगा। तो आपका सॉल्व हो गया कि भाई होमोजाइगस कंडीशन का था, तभी अगली जनरेशन में 100% टॉल प्लांट बन रहा है। लेकिन अगर अगली जनरेशन में 50% टॉल और 50% ड्रॉप बन रहा है तो हमारा ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका आप जीनोटाइप निकालना चाहते हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि दो तरह के गैमीट बनेंगे, इधर एक ही तरह का बनेगा। प्यूनेट स्क्वायर के हिसाब से आप देख लीजिए 50% ऑर्गेनिज्म वुड बी शोइंग रिसेसिव कैरेक्टर एंड 50% ऑर्गेनिज्म विल बी शोइंग डोमिनेंट कैरेक्टर। ये होती टेस्ट क्रॉस। होमोजाइगस रिसेसिव से जब क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पे भी तो यही करा रहे हैं। यहाँ पे वाइल्ड टाइप का ये हमारा क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, एक तरह से टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी 50% रिकॉम्बिनेंट बने और 50% आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने। अब यहाँ पे 9:3:3:1 वाला जो है ये डाइहाइब्रिड रेशियो होता है, ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है। इसको भी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे आप लोग गच्चा खाते हो उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी सी बात सुन लीजिए, आगे समझ में आएगी। अब इस ऑर्गेनिज्म का जब इसके साथ क्रॉस कराया, इसके जब गैमीट बनेंगे, इसके गैमीट 4 तरह के बनेंगे और इसके गैमीट 2 तरह के बनेंगे। इसके गैमीट कौन से 2 तरह के बनेंगे भाई? कंटेनिंग X और Y, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रही। तो कंटेनिंग X और Y, YW या तो मेल के गैमीट में ये है या मेल के गैमीट में आपका Y क्रोमोसोम है। 2 तरह के गैमीट बने और इधर 4 तरह के बनेंगे। वो कैसे? चलिए वो दिखाता हूँ, अब आप समझ जाओगे। हम लोग अगली स्लाइड पे चले। तो ये देखिए, प्रायर टू सेल डिवीजन, DNA रेप्लिकेशन, और ये हमने आपको क्रॉसिंग ओवर वाली बातें याद दिलाई। अब इस वाले सीन में आ जाओ। मानो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में AABB, एक पे डोमिनेंट एलील है, एक पे रिसेसिव एलील है। सेल डिवीजन से पहले ये रेप्लिकेट हुए, डुप्लीकेटेड हुए। अब ये क्रॉसिंग ओवर करने जा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर जब करेंगे, आपको पता ही है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसका थोड़ा मटेरियल इधर, इसका थोड़ा मटेरियल इधर। तो वो पोर्शन जिस पे ये रिसेसिव एलील है, लोअर केस है, वो इधर आ गया है और बदले में उसने उससे डोमिनेंट एलील वाला पोर्शन ले लिया। तो क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर के बाद इस तरह का हो गया। कैपिटल A कैपिटल B, लोअर केस है कैपिटल B, कैपिटल A लोअर केस B। ये देखिए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बाद, और लोअर केस है लोअर केस B। अब जब मियोसिस 2 होगा, एनाफेज 2 होगी, स्प्लिट होगा सेंट्रोमियर, तो गैमीट में जो जा रहा है ये पेरेंटल है। अब आप पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट भी समझ जाओगे। AB ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लोअर केस है लोअर केस B ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये रिकॉम्बिनेंट, नए कॉम्बिनेशन बन गए जो लोअर केस A के साथ कैपिटल B और कैपिटल A के साथ लोअर केस B, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर। तो जो लिंक जीन्स होते हैं, अगर क्रॉसिंग ओवर हम लोग मानो इस जीन की बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर इनके बीच के सेगमेंट में कहीं हो जाए तब ये एक दूसरे के साथ छोड़ते हैं, वरना नहीं छोड़ते। और यही फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि कितने % रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 50 से ज़्यादा नहीं बन सकते। मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं 50 से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है जी। क्यों नहीं बन सकते? अरे बेटा सीधी सी बात है, देखो ना, हमने यहाँ पे ये चांस लिया कि क्रॉसिंग ओवर हो गई। ये हमेशा इतने दूर है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी
तो क्रॉसिंग ओवर में ये एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये बन गया पोजीशन। और जब इसके गैमीट बने तो 50% तो उसमें आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% आपके रिकॉम्बिनेंट है। यही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम लोग बताते हैं इतने मैप यूनिट पे। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, स्टूडेंट ने यही बताया, वो उतने मैप यूनिट पे एक दूसरे से दूर है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसकी भी हम आगे बात कर लेते हैं, जो जो टर्म आते चले जा रहे हैं आप समझते चलो। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक जीन्स आर दोस विच आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम, और लिंक जीन्स एक दूसरे का साथ तब छोड़ेंगे जब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, उनके बीच वाले सेगमेंट से क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ए और बी थे, ए और बी। अब इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर लोअर केस है, लोअर केस भी अगर क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में कहीं से हो जाए तो साथ छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। अगर मान लो ये एक दूसरे के पास पास है, ए और बी यहीं पे है, ए और बी यहीं पे है, अब इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ए और बी, तो कब छोड़ेगा साथ? जब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अगर यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो साथ ही इनहेरिटेंस होगा, यहाँ से हो रही साथ ही इनहेरिटेंस होगा। इसलिए जितना पास है हम लोग बोलते हैं उतनी ज़्यादा उसकी लिंकेज की स्ट्रेंथ है, उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होगी, उतनी ही कम होगी। और बिल्कुल ही एक दूसरे के पास है तो टाइटली लिंक्ड है, कम्प्लीटली लिंक्ड है। कम्प्लीटली लिंक में अगर कम्प्लीटली लिंक जीन्स हैं तो 0% रिकॉम्बिनेंट बनेगा, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आप ये समझो लिंक जीन्स हैं, अगर आप लिंक जीन्स हैं, आपको जानना पड़े कि जीन्स लिंक्ड है कि नहीं, आप क्या कराओगे? टेस्ट क्रॉस कराओगे। टेस्ट क्रॉस में अगर जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं, मतलब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं, तो 50% रिकॉम्बिनेंट बनता है, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता है। इस बात का होना 50, अगर टेस्ट क्रॉस आपने कराई, आप ये जानना चाहते हो कि जीन्स ए और बी लिंक्ड है कि नहीं, तो आपने टेस्ट क्रॉस अगर कराई, किसकी? डाई हाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस कराई अपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। इसकी फाइंडिंग में अगर 50% आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% आपके रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, वो इस बात का इंडिकेटिव है कि जीन्स आर नॉट लिंक्ड, जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अगर ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ के 60, 70, 80 कुछ भी हो जाए, 75, 73, तो इसका मतलब है कि जीन्स आर लिंक्ड ओवर द सेम। क्यों? वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जितनी बातें जो जो सुन रहे हो याद रखो। अब आप ये समझ गए हो कि लिंकेज क्या होती है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट कैसे बनते हैं, मियोसिस के दौरान अपना बनते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ठीक है जी। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होगी, और क्रॉसिंग ओवर होने से 4 तरह के आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में 4 तरह के आपके बन जाएंगे गैमीट। वही चीज़ इसमें हुई है। ये देखिए 4 तरह के गैमीट बने। अगर आप वो कर रहे हो, ये डाई हाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस, 4 तरह के गैमीट इसके बने, इसका एक ही तरह का बनेगा। उनके संयोजन से प्यूनेट स्क्वायर आपने बनाया, जो जाइगोट पॉसिबल है जीनोटाइप वाले, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस आ रहा है, ये पेरेंटल टाइप, ये पेरेंटल टाइप, ये रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा, फिनोटाइप। तो ये 50% हो गए, दोनों मिला के 4 में से 2 और 2 आपके पेरेंटल, ठीक है जी। आगे चलिए, इस पे आ जाइए, इधर सीन समझिए। अब आपका ये 2 अब मैं इसके गैमीट बनाने जा रहा हूँ इस इंडिविजुअल के। यहाँ तक तो F1 तक तो दिक्कत नहीं, F2 में आप ये फंस जाते हो कि ये क्या दिखा रखा 8 यहाँ पे। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें जब गैमीट बनेंगे, ये देखिए ये क्रोमोसोम है इसके, उनका डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेशन होने के बाद क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इसके एक क्रोमेटिड पे तो YW है, दूसरे क्रोमेटिड पे Y+W है, ठीक है जी। नया रिकॉम्बिनेंट बनने की शुरुआत हो गई, ओके। तो इधर ये Y+W इस क्रोमेटिड पे आ गया, इधर YW+ आ गया, और इधर Y+W+ है। ये देखिए आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये सीन है। अब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, या मियोसिस 1 में हुआ, स्प्लिट कर गया सेंट्रोमियर, 4 तरह के गैमीट बन गए, YW, Y+W, YW, Y+W, और हमारा बना YW+, यहाँ पे YW+ और Y+W+। ये 4 तरह के आपके गैमीट बन गए। इस वाले इंडिविजुअल के, इस वाली फीमेल के 4 तरह के गैमीट बन सकते हैं, और इस वाले इंडिविजुअल के 2 तरह के। कौन से 2 तरह के? ये देखिए, ये मैंने मेल के गैमीट लिखे हैं, F1 जनरेशन के मेल के गैमीट, और ये F1 जनरेशन के फीमेल के गैमीट 4 तरह के। YW पेरेंटल, Y+W रिकॉम्बिनेंट, YW+ रिकॉम्बिनेंट, Y+W+ पेरेंटल। अब इनका प्यूनेट स्क्वायर बनाइए आप,
4 तरह के गैमीट, 2 तरह के गैमीट, 8 तरह के इंडिविजुअल बन सकते हैं। वो 8 तरह के इंडिविजुअल ये हैं। ये उन 8 तरह के इंडिविजुअल में से, 8 तरह के जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल में से ये वाले आपके पेरेंटल हैं और ये वाले रिकॉम्बिनेंट है। तो इसकी उसने देखा परसेंटेज क्या थी, 98.7% इंडिविजुअल पेरेंटल फिनोटाइप दिखा रहे थे और केवल 1.3% इंडिविजुअल नॉन, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट टाइप के थे, नॉन पेरेंटल थे। सारी बात समझ में भाई? 8 तरह के इंडिविजुअल बन सकते कैसे, आप समझो बात, अभी समझा रहा हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए, पहले तो यहाँ इसको सही कर दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। y प्लस डब्ल्यू प्लस को y डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू, y डब्ल्यू प्लस, y प्लस डब्ल्यू प्लस, ये 4 तरह के गैमीट। अब इस वाले x के साथ ये x आ जाए, किसका, मेल का, तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगी। फीमेल कौन सी बनी, फीमेल हमारी बनी y प्लस ये वाली, ये देखिए ये फीमेल, ठीक है। इस वाले के साथ ये वाला, इस वाले के साथ ये वाला आ जाए, ये, ठीक है जी। आगे चलिए, y प्लस डब्ल्यू और ये y डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू और ये y डब्ल्यू, ये वाली फीमेल। अब आइए आगे, y प्लस डब्ल्यू और ये x, y प्लस डब्ल्यू और ये वाली x। इसी तरह से ये आपके 8 बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे बने 4 क्रोमोसोम, ये समझे आप, ये समझे आप, y प्लस ये 4 तरह के गैमीट और इसके 2 तरह के गैमीट, ये 4 तरह के गैमीट, 2 तरह के गैमीट, 8 तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता। वो 8 तरह का कॉम्बिनेशन ये है, उसमें से जो फिनोटाइप आ रहा है, ये फिनोटाइप आ रहा है, ये फिनोटाइप आ रहा है आपका पेरेंटल और ये फिनोटाइप आ रहा है आपका नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट। कैसे, अब आप देखो ये जो y प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा है तो वाइल्ड टाइप हो गया। y आपकी ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ये आपका कौन सा बना, ये जो मेल है ये कैसा आपको दिखा रहा। मेल की हमने शुरुआत किससे करी थी, मेल की शुरुआत हमने करी थी ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ये दिखा रहा ब्राउन बॉडीड वाइट आई, ब्राउन बॉडी वाइट आई। तो ब्राउन बॉडी के साथ क्या था फिनोटाइप, कैरेक्टर क्या था, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। अब ये ब्राउन बॉडीड के साथ वाइट आई आ गई है, ये नया कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट। ये वाला देखिए, इसका फिनोटाइप देखिए क्या है, इसका फिनोटाइप है येलो बॉडीड रेड आइड, येलो बॉडीड रेड आइड। तो ये भी नया कॉम्बिनेशन है, येलो बॉडी के साथ क्या था, येलो बॉडी के साथ वाइट आई थी। ये आपके मेल है, ये 4 आपके मेल हैं, एक्स और वाई। इसमें देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 4 मेल में से 2 मेल आपके, मतलब 4 तरह के हैं। तो ये 4 तरह के, जो 2 तो आपके हो गए पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ब्राउन बॉडीड रेड आइड और येलो बॉडीड वाइट आइड, उनकी अक्रेंस जो है बहुत ज़्यादा। और इधर आपके रिकॉम्बिनेंट बने, रिकॉम्बिनेंट में कौन से बने, ब्राउन बॉडीड वाइट आई और येलो बॉडीड रेड आइड, ये आपके रिकॉम्बिनेंट है। इसी तरह से फीमेल में देख लीजिए आप, फीमेल में पेरेंटल वाले वाइट आइड, ब्राउन बॉडी रेड आइड और येलो बॉडीड वाइट आइड। उसके अलावा फीमेल कैसी बनी, उसके अलावा फीमेल आपकी बनी ब्राउन बॉडीड वाइट आई, ब्राउन बॉडी वाइट आई। ये वाली जो फीमेल है ब्राउन बॉडीड वाइट आई है। ब्राउन बॉडी के लिए वाई प्लस एलील है और वाइट आई दोनों जगह डब्ल्यू वाला एलील है।
तो ब्राउन बॉडीड वाइट आइट ये फीमेल जो है रिकॉम्बिनेंट है, ये वाली फीमेल भी रिकॉम्बिनेंट है। टोटल इनॉल जो ऑर्गेनिज्म बने, टोटल इनॉल, अब टोटल इनॉल की बात हो रही है, टोटल इनॉल जो ऑर्गेनिज्म बने उन ऑर्गेनिज्म में 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे, 1.3% रिकॉम्बिनेंट दिखा रहे थे। तो 1.3 मैप यूनिट पे ये हैं। ये एक्सपेक्ट क्या था, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 50% रिकॉम्बिनेंट बनने चाहिए थे। कैसे, अब आपको वो एक्सप्लेन कर दें। टेस्ट क्रॉस में 50% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, टेस्ट क्रॉस में। आइए आगे चले, इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब आप देखो, हम लोग बात करें, मानिए इस वाले से क्रॉस से आप समझ जाओगे कि टेस्ट क्रॉस और हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। एक क्रॉस तो है RRYY का, RRYY से आप क्रॉस करा दीजिए, ये हो गएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके 4 तरह के गैमीट, इसके 4 तरह के गैमीट। होना क्या चाहिए, अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं तो 9:3:3:1 का आ जाएगा रेशियो। 4 तरह के गैमीट इसके, 4 तरह के गैमीट इसके बन जाएंगे। कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, कैपिटल R के साथ लोअर केस y, लोअर केस r के साथ कैपिटल Y और लोअर केस r के साथ लोअर केस y। इधर भी 4 तरह के बन जाएंगे, RY 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 और RY। अब इनका कॉम्बिनेशन आप बनाते चलो, ठीक है, वो आपकी बुक में बना हुआ है। उसका फिनोटाइप आपका आएगा 9:3:3:1। ये जो F2 जनरेशन का 9:3:3:1 का दिया रहता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दिया रहता है। अब इसको टेस्ट क्रॉस में आ जाइए, अगर टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा। इधर 4 तरह के गैमीट, समझो अब आप बात को, यहीं पे पूरा पेज है जो आप फंस जाते हो, क्योंकि हमारी बुक ने उसको मिक्स करके लिख दिया है। और ये RY, 4 तरह के गैमीट और इधर एक ही तरह का गैमीट इसका। अब इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा RRYY 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 RRYY। राउंड येलो, ये बनेगा राउंड और येलो, ठीक है जी, राउंड के साथ येलो। ये बना राउंड के साथ ग्रीन, ये बना रिंकल्ड के साथ, रिंकल्ड के साथ कौन सा, येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। और ये बना रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है जी। अब ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है सबसे पहले वाला, और ये भी आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये आपका रिकॉम्बिनेंट है और ये आपका रिकॉम्बिनेंट है। तो 4 में से 2 रिकॉम्बिनेंट और 4 में से 2 पेरेंटल। 50% आपका रिकॉम्बिनेंट, 50% आपका पेरेंटल। अब आप इससे ना निकालने लगना रेशियो, क्योंकि होता क्या है, एक जगह उन्होंने डाई हाइब्रिड रेशियो दिया है, इससे परसेंटेज अगर आप निकालोगे पेरेंटल की और रिकॉम्बिनेंट की तो आप भटक जाओगे। जो वो कह रहा है जी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1.3% है, और दूसरे में कितनी बताई, दूसरे वाले क्रॉस में जब उसने आई कलर के लिए और विंग साइज के लिए लिया तब 62.8 और 37.2% आपके रिकॉम्बिनेंट बने, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसकी अगर आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालोगे इस वाले क्रॉस की, तो नियर अबाउट ऐसे ही निकल आएगी। 16 में से 6 ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, तो टोटल इनॉल फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ जाएगी 36-37 के आसपास। तो उससे कन्फ्यूज़न होती है, दिमाग में समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहता है। भाई इतनी तो इसमें भी आ रही थी, तो डेविएशन क्या हुआ। वो जब कंपैरिजन कर रहा है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी घट गई और पेरेंटल बढ़ गई, पेरेंटल का बढ़ना इस बात का इंडिकेटिव है कि जीन्स लिंक्ड है। लेकिन किससे कंपैरिजन कर रहा, इस वाले से नहीं कर रहा भाई। इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ना कैलकुलेट करने लगिएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% होती है जब जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। आज की तारीख में आप जानते हैं कि जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। ये तो मंडल ने बताया था, सुटोन और बॉबिन ने क्या दे दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। बेटा ये तो क्रोमोसोम्स है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि जीन्स उन्हीं पे हैं, तो जीन्स क्रोमोसोम के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। अब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट क्रॉस कराओगे, टेस्ट क्रॉस में रेशियो क्या आएगा, 50% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा। 50% पेरेंटल से बढ़ जाना, 60% हो जाना, 62, 63, 68, 72, 78, 82, 84, 87, 90, 95, 100
पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बढ़ जाना तभी पॉसिबल है जब जीन्स लिंक्ड हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रेशियो लगभग वही रहेगा 50%। अगर वो बढ़ के आ रहा है तो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे, दूसरे शब्दों में बोले तो जीन्स लिंक्ड है। पेरेंटल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा जितना ज़्यादा उनके बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ है, या जितना वो पास लिंकेज की स्ट्रेंथ जितना वो पास है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती चली जाएगी। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? मानिए आपने 2 ड्रोसोफिला क्रॉस कराए और उनका किसी भी क्रॉस में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बने, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मानिए आपने क्रॉस कराया और 1968 कुल प्रोजिनी बनी, उसमें से पेरेंटल कितनी है? मानिए पेरेंटल है 1250 और रेस्ट आपकी 768 जो है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? सीधी सी बात है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ गिवन क्रॉस, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ गिवन क्रॉस, किसी भी गिवन क्रॉस में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनीज फॉर्म, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी फॉर्म्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आ जाएगा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, नहीं तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ इस केस में 768 डिवाइडेड बाय 1968, तो जो एक एग्जांपल उठाया था 768 बल्कि 718 डिवाइडेड बाय 1968 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो जो भी आ रही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बनने कितने चाहिए? 50%। मतलब ये जो हमने 1968 लिया, मानिए 2000 सपोज अप्रोक्सीमेटली बन रहे हैं, तो 1000 का हमारा बनना चाहिए था रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, आई बात समझ में? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये देखिए नीचे आ गया अब आपका 50% रिकॉम्बिनेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनते हैं अगर जीन्स लिंक नहीं है तो। अब 50% से कम बनना, 36.8 का बनना कह लीजिए, 36.2 का बनना, कुछ भी कह लीजिए, वो किस बात का इंडिकेटिव है? वो इंडिकेटिव है जीन्स लिंक्ड। आ गई बात समझ में? तो मेनली क्या था, आप लोग कहाँ फंसते हो? आप लोग फंसते हो यहाँ पे कि भैया ये क्या बला है, इसके बाद ये जो ये है, इसके बाद ये 8, ये पेरेंटल क्या है? तो इसके पहले आप मियोसिस करके बना लीजिए 4 तरह के गैमीट, इसके 2 तरह के गैमीट। प्यूनेट स्क्वायर में आप जानते हो कि लेफ्ट पे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ गैमीट फॉर्म और ऊपर पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ गैमीट फॉर्म इन अनदर इंडिविजुअल और अनदर ऑर्गेनिज्म। तो उनके जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्यूनेट स्क्वायर क्या यही तो है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप दैट कैन बी फॉर्म इन अ गिवन क्रॉस। कितने तरह के संयोजन बन सकते हैं? तो 8 तरह के संयोजन बन सकते हैं। उन 8 तरह के संयोजन में से 4 आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, 4 आपके रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, 1.3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो दोनों जीन्स इतने पास हैं, टाइटली लिंक्ड है कि क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ही बहुत कम है। बहुत कम क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आ रही, क्रॉसिंग ओवर से ही रिकॉम्बिनेंट बन रहा। तो आगे मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम। अब आप लोग मेरे ख्याल से ये डायग्राम समझ गए होंगे, और इस डायग्राम से क्रॉस ए को डिस्कस किया, क्रॉस बी में भी वही है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे हमने विंग साइज को लिया है और आई कलर को लिया है। ठीक है जी, आई कलर और विंग साइज को लिया है। यहाँ पे हमने लिया बॉडी कलर और आई कलर के लिए। ये वाई और डब्ल्यू बेसिकली कैरेक्टर जीन का बता रहे हैं, वाई येलो और डब्ल्यू हमारा वाइट। और यहाँ वाइल्ड के लिए वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ले लिया। वाइल्ड टाइप भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वाइल्ड टाइप भी क्या होती। तो बेसिकली ये एक्स क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम वाई, ये वाई क्रोमोजोम है। एक्स और वाई क्रोमोजोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं, तो उसका वो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा नहीं। यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होगी, इस वाले केस में जब क्रॉसिंग ओवर हुई, होमोजाइगस कंडीशन है, तो एक्सचेंज करके भी मैंने आपको एनसीईआरटी बुक की 10 to 20 पेजेस दे दी और आपसे 10 to 20 पेजेस ले लिए। क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जो एलील का कॉम्बिनेशन इस वाले क्रोमोजोम पे है, वही एलील का कॉम्बिनेशन दूसरे क्रोमोजोम पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बाद भी वो एज इट इज़ एक तरह से बना रहा। ये कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो 4 तरह के बन जाएंगे आपके गैमीट। एक ये देखिए, ये वाई वाला भूल जाइए आप, एक ये वाई वाला भूल जाइए आप, एक ये और एक ये।
उनके साथ वाई को बिठा दीजिए, तो भैया वाई को बिठा दिया, तो ये सीन है, एक्स को बिठा दिया तो ये सीन है। एक्स कहाँ से आ रहा है? एक्स इससे आ रहा, तो चारों जगह ये जो ये वाला एक्स है ये मेल का एक्स है, और ऊपर वाला जो है वो फीमेल का एक्स है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। फिनोटिपिकली वो जो आएगा करेक्टर वो आएगा। तो F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में जो बने ये आपके फिनोटिपिकली पेरेंटल टाइप हैं, जहाँ से आपने चालू किया था ब्राउन बॉडीड रेड आइड या येलो बॉडीड वाइट आई, और ये नए कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है जी, ओके। अब मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। लिंकेज क्या होती है, लिंकेज किसने क्वाइन किया टर्म, लिंकेज कैसे उसने जान ली लिंक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया नहीं। दैट्स इट। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आखिरी तक आगे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे एफर्ट के बारे में कुछ बताइएगा। और अगर आप कोई नीट से पहले, आपके आने वाले नीट से पहले कोई आपका और कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको परेशानी हो रही हो तो शेयर करिए, कोशिश करूँगा उसकी वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर करूँ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।